हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से समुद्रगुप्त के विषय में बात करूँगी। मेरा ये प्रयास है कि इस वीडियो के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के या पीजी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले, उन्हें मेरा ये वीडियो जो है वो उनकी एग्ज़ाम की तैयारी में मददगार साबित होंगे और अच्छे अंक प्राप्त करने में भी। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए भी ये वीडियो मददगार साबित होगा। आज मैं आप लोगों से समुद्रगुप्त के विषय में बात करूंगी, जिसे हम इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। यदि हम गुप्त वंश के शासकों की बात करें तो उनमें समुद्रगुप्त का स्थान सर्वोपरि आता है या सबसे आगे आता है। यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के समय में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किया गया था। गुप्त साम्राज्य के महान राजाओं में से एक समुद्रगुप्त के संदर्भ में हमें जानने के लिए इलाहाबाद स्थित प्रयाग का अभिलेख है, जिससे हमें समुद्रगुप्त के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। उल्लेखनीय है कि प्रयाग के अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन के द्वारा की गई थी। समुद्रगुप्त एक महान सम्राट के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बचपन से ही समुद्रगुप्त काफी योग्य और विद्वान बालक के रूप में जाना जाता था, और यही कारण है कि समुद्रगुप्त के पिता उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, यद्यपि वो सबसे बड़ा पुत्र नहीं था। जानकारों का मानना है कि उसके बड़े भाई का नाम काश था, और हमें इस काल के विषय में जो प्राप्त सिक्के हैं उनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकारों का मत था कि चंद्रगुप्त एक काफी चतुर, दूरदर्शी और सफल प्रशासक रहा था। उसने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिससे कि कालांतर में उसकी मृत्यु के पश्चात भाइयों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की संभावना उत्पन्न नहीं हो। यद्यपि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने जिस संभावना को समाप्त करने के लिए समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, वह कालांतर में सत्य साबित नहीं हुआ और समुद्रगुप्त को अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होना पड़ा था। समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक रहा था जो अपने साम्राज्य की सीमाओं को अधिक से अधिक विस्तारित करना चाहता था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में अपने जीवन काल में पराजित नहीं हुआ था, और यही कारण है कि डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार को यदि हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा अपने शासन काल में साम्राज्य विस्तार के समय इस बात को ध्यान में रखा गया कि जिन राज्यों को जीता जाए, अगर उन पर प्रत्यक्ष शासन संभव न हो तो उसे हारे हुए राजाओं को राज्य वापस कर गुप्त साम्राज्य के आधिपत्य के अंतर्गत शासन का अधिकार प्रदान कर दिया जाए। समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उत्तर भारत समुद्रगुप्त के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा था, जहां उन्होंने गंगा यमुना द्वाब के राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, जिसकी पृष्ठभूमि में इन राज्यों द्वारा समुद्रगुप्त के भाइयों को किए जाने वाले सहायता भी बहुत हद तक उत्तरदायी रहा था। समुद्रगुप्त ने मथुरा के नागसेन, बांकुरा के चंद्रबर्मन, अहिछत्र के अच्युत, रुद्रदत्त, नागदत्त, नंदी, बलबर्मन, पद्मावती के गणपति नागसेन तथा कोटा के एक राजा को भी परास्त किया था, जिसके संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। इन राजाओं पर विजय प्राप्त कर समुद्रगुप्त ने बंगाल से उत्तर प्रदेश तक अपने शासन को स्थापित कर लिया था। समुद्रगुप्त की गिनती महान भारतीय शासकों में की जाती है तथा इसके लिए समुद्रगुप्त द्वारा किए गए दक्षिण भारत का विजय अभियान में भी उसे पर्याप्त सफलता अर्जित हुई थी। यद्यपि समुद्रगुप्त दक्षिण भारत में आक्रमण के लिए किस रास्ते से गया था, यह इतिहासकारों के मध्य में मतभेद का विषय है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के जंगलों को चुना था तथा इन्हीं जंगलों से गुजरकर समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। वहीं कुछ विद्वानों इतिहासकारों का मत है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण
भारत अभियान के लिए संबलपुर से गुजरकर पूर्वी समुद्र तट के किनारे के सहारे दक्षिण भारत पहुंचकर अपने विजय अभियान को प्रारंभ किया था। एक महत्वपूर्ण तथ्य इतिहासकारों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि समुद्रगुप्त के द्वारा इस अभियान में नौसेना का प्रयोग किया गया था। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में सुदूर दक्षिण के पल्लव राजाओं को, जो उस समय ऐतिहासिक परिदृश्य में तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, उन्हें भी युद्ध में पराजित किया था, जिसके कारण समुद्रगुप्त संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी तट के शासकों को अपने अधीन करने में सफल रहा था, जिनकी संख्या 12 बताई जाती है। अगर हम इन 12 राज्यों की बात करें तो इनमें शामिल है कांची का राजा विष्णु प्रमेय, अव्यमुक्त का राजा नीलराज, वेंगी का राजा हंसित बर्मन, पलशक का राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र का राजा कुबेर, दक्षिण कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतार का राजा व्यागराज, कौशल का राजा मंटराज, पिस्तपुर का राजा महेंद्रगिरी, कोट्टर का राजा स्वामीदत्त, इंद्रपाल का राजा दमन तथा कुस्थलपुर का राजा धनंजय। समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी राजा रहा था और वह जानता था कि अपने राजधानी से इन सुदूर दक्षिण भारत के राजाओं को अपने अधीन रखना और उस पर शासन व्यवस्था कायम करना हमेशा के लिए संभव नहीं हो सकता है। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने इन 12 राजाओं को पराजित करने के उपरांत उनके राज्यों को लौटाते हुए तथा अपनी अधीनता स्वीकार कराते हुए राज्य प्रशासन चलाने का अवसर प्रदान कर दिया था। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों में जंगली राजाओं के संदर्भ में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये जंगली राजा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक अवस्थित जंगलों से आच्छादित प्रदेशों में फैले हुए थे तथा इन राजाओं की कुल संख्या 18 थी। समुद्रगुप्त ने इन 18 जंगली राजाओं को परास्त करते हुए उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान में यदि हम उत्तर और उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उत्तर और उत्तर पूर्व के 5 राजाओं को समुद्रगुप्त ने युद्ध में परास्त कर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। इन 5 राजाओं में पूर्वी बंगाल के समुद्र तट तक का राज्य कामरूप, देवाक, नेपाल, जालंधर और करतरपुर शामिल हैं। समुद्रगुप्त के द्वारा उत्तर पश्चिम में भी विजय अभियान को संचालित किया गया था तथा उत्तर पश्चिम के 9 राजाओं को परास्त कर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया था। यह 9 राज्य रहे थे प्राजुर्न, अर्जुन्यायन, मालवा, मद्रक, यौधेय, आभीर, सनकानिक, खरपरिक, काक। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के द्वारा जितने भी विजय अभियान किए गए थे उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी, जिस वजह से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण समुद्रगुप्त के अधीन संभव हो पाया था। समुद्रगुप्त के शासन प्रणाली और साम्राज्य विस्तार के उपरोक्त वर्णन में हमने यह देखा कि समुद्रगुप्त ने एक विशाल भौगोलिक भूमि को अपने साम्राज्य में समावेशित कर लिया था और उन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए उन प्रदेशों को जहां प्रत्यक्ष प्रशासन लंबे समय तक स्थापित रखना संभव नहीं था, उन प्रदेशों के राजाओं को परास्त करते हुए अपनी अधीनता स्वीकार कराकर उनके राज्यों को उन्हें ही लौटा दिया था। समुद्रगुप्त का विजय अभियान या साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि समुद्रगुप्त सिर्फ भारत में अपने साम्राज्य विस्तार को नहीं देखना चाहता था, बल्कि वह विश्व में गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। इतिहासकारों का मत है कि समुद्रगुप्त के द्वारा शक, कुषाण जैसे विदेशी शक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करते हुए गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि की गई थी। यही नहीं, समुद्रगुप्त के द्वारा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो इतिहासकारों द्वारा रखा गया है वह यह है कि इन विदेशी शक्तियों के द्वारा राज्य का प्रतीक गरुड़ की मूर्ति से अंकित
मुद्रा को भी इन विदेशी शासकों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने गुप्त साम्राज्य से महत्वपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उपहारों को भेजकर गया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति भी मांगी थी। यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो है यहाँ पे श्रीलंका के जो शासक रहे थे उन्होंने गया में बौद्ध विहार बनाने की भी अनुमति मांगी थी। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि इस अनुमति के प्राप्त करने के पश्चात बोध गया में श्रीलंका के राजा महाबोधि संघाराम नामक विहार का भी निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त के द्वारा विजय अभियान से गुप्त साम्राज्य को एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में विस्तारित साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया था और इस प्रकार उसने चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा अपने आप को उत्तराधिकारी के रूप में चयन किए जाने के निर्णय को उचित ठहरा दिया था। सच तो यह है कि बाल्यकाल से ही समुद्रगुप्त काफी योग्य रहा था। यही कारण है कि प्रयाग प्रशस्ति के चतुर्थ श्लोक में, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया करने का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वारा सभासदों की सभा में यह घोषणा की गई थी कि आर्य तुम योग्य हो, पृथ्वी का पालन करो। समुद्रगुप्त के प्रति चंद्रगुप्त की यह उद्बोधन ही समुद्रगुप्त की श्रेष्ठता का परिचायक था। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वह जान गया था कि समुद्रगुप्त जो है वह योग्य है और इसी के आधार पर चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, जिसका उल्लेख हम प्रयाग प्रशस्ति में भी देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रति चंद्रगुप्त की ये जो उद्बोधन हुई थी, ये समुद्रगुप्त के श्रेष्ठता का भी परिचायक रहा है। समुद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर और अपने महान विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ कराने का निर्णय भी लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में जो शासक होते थे, जब अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे या कर रहे होते थे, उस समय अश्वमेध यज्ञ उनके द्वारा करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ था क्या, यदि हम इसकी बात करें तो जो शासक होता था या जो साम्राज्य का अपना विस्तार कर रहा होता था, वह एक घोड़ा अपना छोड़ दिया करता था और जहां तक वह घोड़ा जाता था, जहां उसे रोका नहीं जाता था, वहां तक उस शासक का साम्राज्य विस्तार मान लिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ संभावित प्रशस्ति लिखे जाने के बाद आयोजित किया गया होगा। यही कारण है कि प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का वर्णन नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध के संदर्भ में इतिहासकार स्कंदगुप्त की भीतरी लेख को उद्धृत करते हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से भी हमें समुद्रगुप्त के काल के विषय में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में समुद्रगुप्त को चीरकाल से छोड़े गए अश्वमेध को कराने वाला कहा गया है। यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि यह लेख अतिशयोक्तिपूर्ण है। उनका यह मानना है कि गुप्तों से पूर्व पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में एक और प्रमाण हमारे समक्ष उपलब्ध है। वह यह है कि समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के, जिससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए जाने की पुष्टि होती है। इन सिक्कों के मुख्य भाग पर घोड़े को यज्ञ यूप में बंधे हुए की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर मुद्रा लेख अश्वमेध प्रकारम उत्कीर्ण है। यहाँ पे यदि हम कहना चाहें समुद्रगुप्त के विषय में, तो उसका साम्राज्य विस्तार जो है पूरे संपूर्ण भारत में हम कह सकते हैं कि उस समय में हो पाया था और इसके बाद में ही जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो शासन व्यवस्था या शासन प्रारंभ हुई थी, इसके पश्चात ही सशक्त तौर पे हो पाई थी। संपूर्ण जो है भारत को एक साथ बांधने का कार्य पुनः जो है समुद्रगुप्त के अधीन हो पाया था। समुद्रगुप्त को उसकी वीरता तथा विजय अभियानों के लिए ही याद किया जाता है। और यहाँ पे यदि हम अश्वमेध के विषय में बात करें तो ये कंट्रोवर्शियल जरूर है कि उस समय करवाया गया था या नहीं करवाया गया था, पर यह निश्चित जरूर है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो है
जो विजय अभियान करवाए गए थे उस समय की जो परिस्थिति रही थी या जो किए गए थे, उससे उसे हम कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली सम्राट के तौर पे याद किया जाता है। और शायद यही कारण रहा है कि जो V.A. स्मिथ हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त को द इंडियन नेपोलियन के नाम से भी पुकारा है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को समुद्रगुप्त से संबंधित आज यहाँ पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट इसके विषय में और अधिक मैं नेक्स्ट वीडियो में समुद्रगुप्त के विषय में और अधिक चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो समुद्रगुप्त के विषय में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।